Hello everyone, today we are going to discuss paper code BSOC 103 Introduction to Sociology। जिन भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के रिलेटेड गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustannovels.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपका सर्च कोड का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे आपका जो भी पेपर कोड है BSOC 103, ठीक है, आपका जो भी पेपर कोड है आप वो पेपर कोड यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए आपको क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपका जो भी मीडियम है आप वो मीडियम सेलेक्ट कर लें यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से क्या है, आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप गेस्ट पेपर बाय कर लेंगे और आपको गेस्ट पेपर परचेज हो जाएगा। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामाइन द स्ट्रक्चरल थ्योरीज, यानी कि इसमें हमको स्ट्रक्चरल थ्योरीज बतानी है। So, structural theories try to explain how society works by focusing on the structures or the large and stable parts of society such as institutions, rules, norms, relationships and roles। यानी कि स्ट्रक्चरल जो थ्योरीज होती हैं वो ट्राई करती हैं ये एक्सप्लेन करने की कि कैसे सोसाइटी वर्क करती है बाय फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स और लार्ज एंड स्टेबल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस हो गए, रूल्स हो गए, रिलेशनशिप, नॉर्म्स एंड रोल्स हो गए। सो दीज स्ट्रक्चर शेप ह्यूमन बिहेवियर। ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, आपके ह्यूमन बिहेवियर को शेप करते हैं, सोशल ऑर्डर और डेवलपमेंट को शेप करते हैं। तो सम वेल नोन स्ट्रक्चरल थ्योरीज इंक्लूड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चरल थ्योरी and structuralism in anthropology and linguistics. A critical examination of these theories is given below। यानी कि बहुत सारी स्ट्रक्चरल थ्योरीज होती हैं, ठीक है, जिसमें कि ये जो आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चरल थ्योरी, स्ट्रक्चरलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स, ये सारी थ्योरीज इंक्लूड हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल थ्योरीज। स्ट्रक्चरल थ्योरीज आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल्स एक्शंस आर नॉट रैंडम। स्ट्रक्चरल थ्योरीज क्या करते हैं, ये आर्ग्यू करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल के जो एक्शन होते हैं वो रैंडम नहीं होते हैं। इंस्टेड पीपल बिहेव इन सर्टन वेज बिकॉज सोशल स्ट्रक्चर्स गाइड देम। यानी कि जो लोग होते हैं वो किसी सर्टेन वे में बिहेव करते हैं क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर क्या करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। सो दीज स्ट्रक्चर्स इंक्लूड फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, लॉ एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ये स्ट्रक्चर क्या इंक्लूड करते हैं, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, लॉ एंड पॉलिटिकल सिस्टम। So structural theories believe that to understand society we must study these large systems rather than focusing only on individuals। So structural theories ये believe करती हैं कि सोसाइटी को समझने के लिए हमें ये जितने भी लार्ज सिस्टम है इनको स्टडी करना चाहिए rather than सिर्फ इंडिविजुअल्स पे फोकस करने में। Now we will look at what are the strengths of structural theories। First is holistic view of the society। So structural theories look at societies as a complete system। स्ट्रक्चरल जो थ्योरीज होती हैं वो क्या करती हैं, सोसाइटी को एक कंप्लीट सिस्टम की तरह देखती हैं। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आर कनेक्टेड एंड हाउ दे वर्क टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, वर्कर्स को प्रिपेयर करता है फॉर द इकोनॉमी एंड फैमिली टीचर्स वैल्यू नीडेड फॉर द सोशल ऑर्डर। सेकेंड इज हेल्प्स आइडेंटिफाई सोशल पैटर्न। ये थ्योरीज क्या करती हैं, ठीक है, ये शो करती हैं कि जो कैसे हमारे जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है वो रिपीट करता है अक्रॉस द जनरेशंस। सो दे हेल्प एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन प्रॉब्लम्स सच एज इनइक्वालिटी और क्राइम कीप अकरिंग। यूजफुल फॉर पॉलिसी मेकिंग सिंस स्ट्रक्चरल थ्योरीज हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जो आपकी स्ट्रक्चरल थ्योरीज होती हैं ये हाईलाइट करती हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे। तो ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि वो बेटरली अपनी पॉलिसीज को प्लान करें फॉर द एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी एंड सोशल वॉरफेयर वेलफेयर। ठीक है, फोर्थ इज प्रोवाइड स्टेबिलिटी एक्सप्लेनेशन। यानी कि जो आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट होते हैं ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आपका जो सोशल ऑर्डर है, ठीक है, और स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है थ्रू शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। नाउ वी विल लुक एट सम क्रिटिसिज्म ऑफ द स्ट्रक्चरल थ्योरीज। First is ignores individuals agency। That is a major criticism that structural theories overlook individual freedom and personal choices। यानी कि जो बहुत ही जो मेजर क्रिटिसिज्म है स्ट्रक्चरल थ्योरी का वो ये है कि ये क्या करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम और पर्सनल चॉइसेस को ओवरलुक करता है। दे ट्रीट पीपल एज पैसिव बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी व्हिच इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये क्या करते हैं,
जो पीपल हैं उनको एक पैसिव बीइंग्स देखते हैं जो कि सोसाइटी से कंट्रोल्ड हो रहे हैं, जो हमेशा ट्रू नहीं होता है। टू डिटर्मिनिस्टिक, many structural theories suggest that social structures completely determine behavior। यानी कि ये क्या करते हैं, ये बिलीव करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर होते हैं वो कम्प्लीटली हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमन क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं और स्ट्रक्चर्स को चेंज कर सकते हैं। थर्ड इज सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स रियलिटीज। सोसाइटी क्या होती है आपकी, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बट स्ट्रक्चरल थ्योरीज क्या करते हैं, समटाइम्स ओवर सिंप्लीफाई करते हैं इट बाय फोकसिंग ओनली ऑन द इंस्टीट्यूशंस एंड इग्नोरिंग इमोशंस, कल्चर, आइडेंटिटी। यानी कि हमारे जितने भी इमोशंस, कल्चर और आइडेंटिटी है उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, और फोकस करते हैं सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पे। फोर्थ इज नेग्लेक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चेंज। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मेनली टॉक्स अबाउट हार्मनी एंड स्टेबिलिटी। यानी कि ये सिर्फ हार्मनी और स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। ये क्या करता है, इट ऑफन फेल्स टू एक्सप्लेन द सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, रिवॉल्यूशंस एंड रैपिड चेंजेस। Fifth is overemphasis on the economy. Marxist structural theory focuses mainly on economic structures. Critics argue that society is shaped not only by economy but also by culture, religion, gender and ethnicity। यानी कि जो critics हैं वो ये argue करते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो सिर्फ इकोनॉमी से शेप नहीं होती है बल्कि कल्चर, रिलीजन, जेंडर और एथनिसिटी से भी शेप होती है। सिक्स्थ इज एब्स्ट्रैक्ट एंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। Some structural theories, especially Levi-Strauss structuralism, use very abstract ideas like deep structures of the human mind which are hard to prove with evidence। यानी कि बहुत सारी जो स्ट्रक्चरल थ्योरीज होती हैं वो क्या करती हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को यूज करती हैं, जैसे कि डीप स्ट्रक्चर्स हो गया ऑफ द ह्यूमन माइंड, जो कि बहुत हार्ड होता है एविडेंस प्रूव करने के लिए। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट structural theories provide an important framework to understand how societies function by studying institutions and systems। यानी कि स्ट्रक्चरल थ्योरीज क्या करती हैं, एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करती हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारी सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है बाय स्टडिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशंस एंड द सिस्टम्स। सो दे हेल्प अस एक्सप्लेन stability, patterns, and inequalities. So, however, they are often criticized for being too rigid, ignoring human choice, and oversimplifying social life. A balanced approach, which includes both structures and individual actions, gives a better understanding of the society। यानी कि जो एक बैलेंस्ड अप्रोच होगा जहाँ पे कि स्ट्रक्चर्स और इंडिविजुअल एक्शंस दोनों को ही इंक्लूड किया जाएगा, वो हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा सोसाइटी के। तो यहाँ पे आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन इज डिस्कस द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ऑन वुमेन ऑपरेशन। यानी कि हमें जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं उनका पर्सपेक्टिव देखना है वुमेन्स ऑपरेशन पे। सो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स वुमेन ऑपरेशन थ्रू द लेंस ऑफ क्लास, कैपिटलिज्म एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यानी कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या है, एक ब्रांच है फेमिनिस्ट थ्योरी के जो एक्सप्लेन करते हैं वुमेन का ऑपरेशन थ्रू द लेंस ऑफ क्लास, कैपिटलिज्म एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। According to Marxist feminists, women are not oppressed simply because of gender differences। यानी कि Marxist feminists के according जो women होते हैं उनको सिर्फ gender के differences पे उनको oppress नहीं किया जाता है, but mainly because of the economic system that values profit over the people। So they believe that gender inequality is deeply connected to the capitalist structure of the society। तो जो Marxist feminist हैं वो क्या believe करते हैं कि जो आपकी gender inequality है वो deeply connected है capitalist structure of the society से। फर्स्ट इज वुमेन ऑपरेशन लिंक टू कैपिटलिज्म। यानी कि जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं ये आर्ग्यू करते हैं जो कैपिटलिज्म है वो डिवाइड करता है सोसाइटी को इन द टू क्लासेस। First is the ruling class, that is the bourgeoisie class. The second is the working class, that is the proletariat। So in this system women suffer double exploitation। तो इस सिस्टम में क्या होता है, women को डबल एक्सप्लॉयटेशन से सफ़र करना पड़ता है। At home they have to do the unpaid domestic work and in the workplace they are often underpaid। यानी कि घर पे क्या है, उन्हें अनपेड डोमेस्टिक वर्क करना पड़ता है और वर्क प्लेस में क्या है, उनको अंडरपेड किया जाता है। So capitalism benefits from this because it gets a large amount of labor from women to free or टू फ्री और फॉर वेरी लो वेजेस। यानी कि कैपिटलिज्म इससे बेनिफिट होता है क्योंकि क्या करता है, वो वुमेन लेबरर्स को कभी या तो फ्री में ही रख लेता है या फिर उन्हें बहुत ही कम वेजेस प्रोवाइड करता है। सो दिस स्ट्रेंथन्स द प्रॉफिट ऑफ द रूलिंग क्लास। इसकी वजह से रूलिंग क्लास का जो प्रॉफिट है वो स्ट्रेंथन होता है। सेकेंड इज अनपेड डोमेस्टिक लेबर। वन ऑफ द सेंट्रल आइडियाज ऑफ मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इज दैट वुमेन्स हाउस होल्ड वर्क, cooking, cleaning, raising children create values even though it is not paid for।
यानी कि जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का सेंट्रल आइडिया है कि जो वुमेन के जो हाउस होल्ड वर्क हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वैल्यू को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, रेजिंग चिल्ड्रन हो गया, बट उनको क्या है, पे नहीं किया जाता है। सो दिस वर्क कीप द फैमिली फंक्शनिंग एंड सपोर्ट द वर्किंग क्लास, अलाउ मेन टू गो टू आउट एंड वर्क मोर एफिशिएंटली। इस वजह से क्या होता है, जो मेन है वो बाहर जा पाते हैं और एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं। Marxist feminist says that capitalism depends heavily on the unpaid domestic labor, which keeps women economically dependent on men and socially invisible. यानी कि मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ये बोलते हैं कि जो आपका कैपिटलिज्म है वो डिपेंड करता है हेविली ऑन द अनपेड डोमेस्टिक लेबर, जो कि वुमेन को इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रखता है मेन पे और सोशली इनविजिबल रखता है। सो दिस डिपेंडेंस इज अ मेजर सोर्स ऑफ देयर ऑपरेशन। थर्ड इज women एज अ रिजर्व लेबर फोर्स. Marxist feminists also argue that women serve as a reserve army of labor. यानी कि आपके मार्क्सिस्ट जो फेमिनिस्ट होते हैं ये आर्ग्यू करते हैं कि जो वुमेन है वो सर्व करती हैं एज अ रिजर्व आर्मी ऑफ द लेबर. दिस मीन्स दैट दे आर हायर्ड इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक नीड एंड फायर्ड व्हेन डिमांड ड्रॉप्स. यानी कि इनको तब हायर किया जाता है जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इकोनॉमिक नीड में, और उनको तब फायर किया जाता है जब डिमांड्स ड्रॉप कर जाती हैं. सो एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, एडवांटेज लेते हैं वुमेन का बाय पेइंग देम लेस, offering fewer benefits and expecting them to work both at home and outside. So this unstable position in the labor market increases women insecurity and reinforces the operation. Reproduction and socialization. Women are responsible not only for giving birth but also for raising children and teaching them the values of the society. यानी कि women क्या होती है, responsible होती है ना कि सिर्फ सिर्फ birth के लिए, यानी कि चाइल्ड को सिर्फ बर्थ करने के लिए, बल्कि उनको रेस करना, उनको टीच करना द वैल्यूज़, ठीक है, वो भी क्या होता है, वुमेन ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट क्या करते हैं, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर पावर. Capitalism benefits because women raise the next generation of workers without any compensation. यानी कि कैपिटलिज्म बेनिफिट होता है क्योंकि जो women होती हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को रेस करती हैं, ठीक है, without any compensation. So this burdens restricts women opportunities, limits their economic independence and keep them subordinate. Fifth is solution, ending capitalist system. मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट क्या करते हैं, ये बिलीव करते हैं दैट ट्रू जेंडर इक्वालिटी कैन नॉट बी अचीव विद इन द कैपिटलिज्म. यानी कि कैपिटलिज्म के अंदर क्या है, हम कभी भी ट्रू जेंडर इक्वालिटी को, ठीक है, ला नहीं पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे. तो ये आर्ग्यू करते हैं दैट वुमेन्स ऑपरेशन विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज अ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड अनइक्वल क्लास रिलेशंस. Therefore, the solution is to build a socialist और कम्युनिस्ट सिस्टम. यानी कि इसलिए जो सोल्यूशन है वो ये है कि वो सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट सिस्टम को बिल्ड करें जहाँ पे कि रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है, डोमेस्टिक वर्क को सोशलाइज किया जाता है, और वुमेन क्या करते हैं, दे गेन द फुल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. ठीक है. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इन सिंपल टर्म्स Marxist feminists see women's operation as a result of economic exploitation, unpaid work and capitalist structures. सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं वो क्या देखते हैं, जो वुमेन्स का ऑपरेशन है एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक exploitations, unpaid works and capitalist structures. So they stress that improving women's lives requires changing the economic system, not just social attitudes. तो ये क्या करता है, ये स्ट्रेस करते हैं कि वुमेन की लाइफ को इम्प्रूव करना है, दैट नीड द रिक्वायर चेंज इन द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम. यानी कि पूरे एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम में इसके चेंज की जरूरत है, नॉट जस्ट इन द सोशल एटीट्यूड्स. So only by ending class inequality we can ensure real equality between men and women. So now the next question is explain Durkheim's view on division of labor. ठीक है, इसमें हमें बताना है कि डर्कीम, एमिल डर्कीम जो थे, ठीक है, उनका व्यू बताना है डिवीजन ऑफ लेबर पे. सो एमिल डर्कीम अ फेमस फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, यानी कि एक सोशियोलॉजिस्ट थे फ्रेंच के, इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर को एक्सप्लेन किया है एज अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट पीपल इन सोसाइटी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक अरेंजमेंट बट ऑल्सो अ सोशल फैक्ट दैट हेल्प्स मेंटेन ऑर्डर एंड यूनिटी इन सोसाइटी. यानी कि इनको अकॉर्डिंग क्या होता है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो सिर्फ एक इकोनॉमिक अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक सोशल फैक्ट है जो कि हेल्प करता है हमें ऑर्डर को मेंटेन करने में और सोसाइटी में यूनिटी मेंटेन करने में. ठीक है. नाउ वी विल लुक एट द इंट्रोडक्शन टू द डिवीजन ऑफ लेबर. So Durkheim believed that as societies grow bigger and more complex, people cannot do everything by themselves. यानी कि डर्किम ये बिलीव करते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटीज बड़ी होती गई, कॉम्प्लेक्स होती गई, तो जो लोग हैं वो सारा काम क्या है, खुद नहीं कर सकते हैं. सो वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच पर्सन बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक टास्क. तो जो वर्क है उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो सारे लोग हैं, ठीक है, वो इक्वली क्या होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होती है,
बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये क्या करता है, सोशल हार्मनी को क्रिएट करता है बिकॉज पीपल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर नीड्स. सेकेंड इज मैकेनिकल सॉलिडारिटी. Durkheim explained that earlier traditional societies were simple and small. Durkheim क्या बोलते हैं कि जो पहले जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज थी वो बहुत सिंपल और स्मॉल थी. मोस्ट पीपल डिड सिमिलर काइंड ऑफ वर्क लाइक फार्मिंग और हंटिंग, यानी कि बहुत सारे जो लोग थे वो क्या करते थे, सिमिलर काइंड ऑफ वर्क करते थे, जैसे कि फार्मिंग हो गया, हंटिंग हो गया. बिकॉज एवरी वन लिव्ड सिमिलर लाइफ, दे शेयर्ड द सेम वैल्यूज, बिलीव्स एंड ट्रेडिशन. क्योंकि सारे लोग क्या करते थे, एक सिमिलर लाइफ ही जीते थे, इसलिए क्या है वो सेम वैल्यूज, बिलीव्स और ट्रेडिशंस को शेयर करते थे. तो दिस क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी. इसकी वजह से क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट हुई, जिसको डर्किम ने क्या बोला है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी. सो इन मैकेनिकल सॉलिडारिटी पीपल फील कनेक्टेड बिकॉज दे आर सिमिलर. यानी कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी में लोग होते हैं वो कनेक्टेड फील करते हैं. क्यों? क्योंकि वो सिमिलर होते हैं. डिविजन ऑफ लेबर बहुत लिमिटेड होता है. Social rules are strict and people follow common customs. So this kind of solidarity is seen in small villages or tribal societies. Now we will look at the organic solidarity. As societies develop, population grows and life becomes more complex. यानी कि जैसे जैसे societies develop हुई, population grow हुई और life क्या हुई, बहुत complex हो गई. So people begin to do different types of jobs. तो लोगों ने क्या किया, अलग अलग types के jobs को करना शुरू कर दिया, जैसे कि teachers, doctors, engineers, फैक्ट्री वर्कर्स एक्सेट्रा. सो दिस क्रिएट स्पेशलाइजेशन. इसकी वजह से क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन क्रिएट हुआ. अकॉर्डिंग टू डर्किम मॉडर्न सोसाइटीज आर हेल्ड टुगेदर बाय ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. तो डर्किम के अकॉर्डिंग क्या है, जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं आपकी, वो एक साथ है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की वजह से. सो इन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पीपल आर यूनाइटेड बिकॉज दे डिपेंड ऑन ईच अदर. यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में लोग एक साथ यूनाइटेड क्यों है, क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. डिविजन ऑफ लेबर क्या है, बहुत ही हाई और स्पेशलाइज्ड है. There is more individual freedom. So just like the organs of a human body perform different functions but work together to keep the body alive. यानी कि जैसे कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं बट एक साथ काम करते हैं टू कीप द बॉडी अलाइव. वैसे ही जो मॉडर्न सोसाइटी है, दे फंक्शन थ्रू कोऑपरेशन अमंग द स्पेशलाइज्ड रोल्स. फोर्थ इज डिविजन ऑफ लेबर एंड सोशल इंटीग्रेशन. डर्किम आर्ग्यू दैट डिविजन ऑफ लेबर स्ट्रेंथन्स सोशल इंटीग्रेशन. अब डर्किम क्या करते हैं, क्या आर्ग्यू करते हैं, जो आपका डिविजन ऑफ लेबर है वो सोशल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि इट क्रिएट्स इंटरडिपेंडेंस अमंग द पीपल. It encourages cooperation and reduces the conflict. It supports economic and social stability. However, he also warned that if a division of labor becomes disconnected from moral values, it can lead to problems like anomie, where people feel confused and disconnected. यानी कि however वो warn करते हैं कि अगर division of labor क्या है, disconnected हो जाएगा moral values से, तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम लीड कर देगा, जैसे कि एनोमी, दैट इज अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, जहाँ पे कि लोग क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे और डिस्कनेक्टेड फील करेंगे. ठीक है. इन कंक्लूजन we can say that Durkheim's view shows that division of labor is not only about work but also about social relationships. यानी कि डर्किम ये बोलते हैं कि जो डिविजन ऑफ लेबर है वो सिर्फ वर्क के बारे में नहीं है बट सोशल रिलेशनशिप के बारे में भी है. It transforms the way people live together from similarity based unity in traditional societies to interdependence based unity in modern societies. यानी कि ये ट्रांसफॉर्म करता है कि जो लोग हैं वो एक साथ कैसे रह रहे हैं, फ्रॉम सिमिलैरिटी बेस्ड यूनिटी इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज से लेके इंटरडिपेंडेंस बेस्ड यूनिटी इन द मॉडर्न सोसाइटीज. सो दस डिविजन ऑफ लेबर प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड शेपिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द व्यूज ऑफ वेबर ऑन रिलीजन इन इंडिया एंड चाइना. यानी कि वेबर के क्या व्यू हैं रिलीजन पे इन इंडिया और चाइना में. सो मैक्स वेबर, a famous sociologist, studies how religion shapes society, economy and people's daily lives. मैक्स वेबर क्या है, एक फेमस सोशोलॉजिस्ट है. ये स्टडी करते हैं कि कैसे रिलीजन हमारे सोसाइटी को, इकोनॉमी को और पीपल्स की डेली लाइफ को शेप करता है. ये कंपेयर करते हैं कि जो बहुत सारे रिलीजन्स हैं वर्ल्ड के, स्पेशली दोज ऑफ चाइना एंड इंडिया, टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर सोसाइटीज डेवलप डिफरेंटली फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज. ठीक है, उनके सोसाइटीज क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज से अलग क्यों डेवलप हुई. His analysis helps us understand how religious beliefs influence social behavior, work culture and economic system. इनके एनालिसिस क्या करता है, हमें हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि कैसे रिलीजियस बिलीफ्स ने इन्फ्लुएंस किया है सोशल बिहेवियर को, वर्क कल्चर को और इकोनॉमिक सिस्टम को. Weber on religion in India. So Weber studied mainly Hinduism and Buddhism in India. उन्होंने क्या किया है, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को स्टडी किया है इंडिया में. अकॉर्डिंग टू हिम इंडियन रिलीजन्स फोकस्ड मोर ऑन स्पिरिचुअल गोल्स, इनर प्योरिटी एंड लिबरेशन
rather than on material success। यानी कि उनके अकॉर्डिंग, वेबर के अकॉर्डिंग इंडियन रिलीजन्स किस पे फोकस करते हैं, स्पिरिचुअल गोल्स पे फोकस करते हैं, इनर प्योरिटी and liberation, that is moksha or nirvana, rather than on material success. So the caste system, Weber believed that the caste system had a major impact on Indian social and economic life। यानी कि वेबर ये बिलीव करते हैं जो कास्ट सिस्टम है उसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट है इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में। द कास्ट हायरार्की डिवाइडेड पीपल इनटू फिक्स सोशल ग्रुप्स। कास्ट हायरार्की ने क्या किया है, पीपल को डिवाइड किया है एक फिक्स सोशल ग्रुप्स में। ईच कास्ट हैड अ स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड ऑक्यूपेशन, यानी कि जो हर कास्ट है उनकी अपनी एक स्पेसिफिक ड्यूटीज है और ऑक्यूपेशन है। देयर वाज वेरी लिटिल मोबिलिटी व्हिच रिड्यूस कंपटीशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। So Weber argued that this strict structure discouraged capitalist development because individuals could not freely choose professions based on the talent। तो वेबर ये आर्ग्यू करते हैं इस स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर के वजह से क्या हुआ, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट डिस्करेज हुआ, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स थे वो अपने प्रोफेशन को फ्रीली नहीं चूज कर पाते थे बेस्ड ऑन देयर टैलेंट। Second is belief in karma and rebirth. Indian religious Indian religion taught that a person's present life is shaped by the past actions and that the soul takes birth again। यानी कि जो आपका इंडियन रिलीजन है ये हमें ये सिखाता है कि जो किसी भी पर्सन का प्रेजेंट लाइफ है वो उसके पास्ट एक्शन से शेप होता है, कि जो सोल होती है वो हमारी बर्थ करती है वापस से। सो वेबर सेड दैट दिस बिलीफ एनकरेज पीपल टू एक्सेप्ट देयर सोशल पोजीशन एज फेट। इट प्रमोटेड अदर्स वर्ल्डीनेस, फोकस ऑन स्पिरिचुअल लिबरेशन रादर देन ऑन वर्ल्डी सक्सेस। ठीक है, ये क्या फोकस करता था, स्पिरिचुअल लिबरेशन पे फोकस करता था रादर देन ऑन वर्ल्डी सक्सेस। Third is asceticism. Weber noted that the presence of ascetic monks who withdrew from society to achieve spiritual goals, this world-denying attitude reduced emphasis on economic activity and practical achievements। वेबर ने भी ये नोट किया कि बहुत सारे जो एस्केटिक मॉन्क्स थे, ठीक है, वो क्या था, उन्होंने अपने सोसाइटी से विड्रू कर दिया था ताकि वो स्पिरिचुअल गोल्स को अचीव कर सके। फोर्थ इज इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू वेबर द कॉम्बिनेशन ऑफ कास्ट रूल्स, कर्मा एंड स्पिरिचुअल गोल्स प्रिवेंटेड द राइज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट एथिक इन इंडिया। ठीक है, वेबर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो कॉम्बिनेशन था आपका कास्ट रूल का, कर्मा का और स्पिरिचुअल गोल्स का, उसने प्रिवेंट किया द राइज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट एथिक इन इंडिया। नाउ वी विल लुक एट द वेबर ऑन रिलीजन इन चाइना, यानी कि चाइना के बारे में, रिलीजन के बारे में उन्होंने क्या बोला है। सो इन चाइना वेबर फोकस्ड ऑन कन्फ्यूजनिज्म एंड टाओइज्म। ही बिलीव दिस रिलीजन शेप्स अ सोशल ऑर्डर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। तो चाइना में क्या हुआ, वेबर ने फोकस किया कन्फ्यूजनिज्म पे और टाओइज्म पे। ठीक है, वो बिलीव करते थे कि जो ये रिलीजन्स हैं इन्होंने शेप किया है एक सोशल ऑर्डर को, ठीक है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियाज। फर्स्ट इज कन्फ्यूशन एथिक्स। Confucianism emphasized social harmony, ठीक है, respect for authority, practical wisdom and fulfilling duties in family and society। यानी कि Confucianism क्या करते थे, ये सारी चीज़ों को emphasize करते थे। Unlike Indian asceticism, Confucian values supported participation in social and political life। यानी कि इंडिया में क्या होता था, एस्केटिज्म होता था, पर Confucian values क्या करते थे, आपके पार्टिसिपेशन को सोशल लाइफ में और पॉलिटिकल लाइफ में सपोर्ट करते थे। वो एनकरेज करते थे ऑर्डर, discipline and stable administration। This worldly orientation, Weber said Chinese religion was world accepting rather than spiritual और other worldly। यानी कि वेबर ये बोलते हैं कि जो चाइनीज का रिलीजन था वो वर्ल्ड एक्सेप्टिंग था rather than spiritual और other worldly। People were encouraged to succeed in society। जो लोग थे वो एनकरेज थे कि वो सक्सीड हो सोसाइटी में, स्पेशली एजुकेशन के थ्रू एंड सिविल सर्विस एग्जाम्स के थ्रू। लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म, however Weber argued that Confucianism discouraged strong individualism and risk taking। People preferred stable peaceful lives instead of innovative profit driven activities। यानी कि जो वेबर हैं वे आर्ग्यू करते हैं कि कन्फ्यूजनिज्म में क्या है, डिस्करेज किया था स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिज्म को और रिस्क टेकिंग को। इम्पैक्ट ऑन कैपिटलिज्म, Weber believed that although China's had good administration and practical ethics, Confucianism did not create a strong capitalist spirit because it valued stability over the change and innovation। Weber ये बिलीव करते हैं कि ऑल्दो चाइना का क्या है, एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रैक्टिकल एथिक्स था, पर कन्फ्यूजनिज्म में क्या किया, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट स्पिरिट को डेवलप नहीं कर पाए या फिर क्रिएट नहीं कर पाए, क्योंकि कन्फ्यूजनिज्म क्या करता है, आपका स्टेबिलिटी को वैल्यू करता है ओवर द चेंज एंड इनोवेशन। In conclusion, we can say that Weber concluded that Indian religion stressed spiritual liberation and social hierarchy। यानी कि इंडिया का जो रिलीजन है उसमें स्पिरिचुअल लिबरेशन और सोशल हायरार्की को स्ट्रेस किया है, विच लिमिटेड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस लिमिट हुई। While Chinese religion focused on social harmony and practical life,
but lacked the individualism and drive needed for the capitalism. So his comparative study shows how religious ideas can shape the development of societies in different ways. तो इनके comparative study से हमें ये जानने को मिला है कि कैसे religious ideas क्या होते हैं, shape करते हैं आपके society के development को in different ways. ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी important questions थे वो complete हो गए. ठीक है, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.